अच्छा, Tom started, question number 2 of October 2021, variant 12. Tom started ALB 5 years ago, making trainers, sneakers out of sustainable materials such as wool. सही है भाई, हम बनाते हैं क्या, स्नीकर्स, शूज टाइप चीज कुछ बनाते हैं. Tom started ALB 5 years ago, making trainers, sneakers out of sustainable material. What do we mean by sustainable material? Sustainable material वो material जो basically sustainable development is a very ट्रेंडिंग टॉपिक्स, याद रखना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब मैं अपने बिजनेस को आज ऐसे ऑपरेट करने की कोशिश करता हूं दैट आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, या मैं आज अपनी बिजनेस एक्टिविटी इस तरह से मैनेज करूं कि मैं फ्यूचर की जनरेशंस की भी नीड्स को माइंड में रखूं, सच एज इफ आई एम यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देन आई शुड मेक श्योर दैट आई एम यूजिंग दोज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद अ मिनिमम ऑफ वेस्ट. कम से कम जाया हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करूँ, पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करूँ. यानी कि जब मैं सोसाइटी का और फ्यूचर जनरेशंस का सोचते हुए चलता हूँ, देन दिस मीन्स दैट आई एम ट्राइंग टू बी more sustainable in my operations. And Tom started ALB 5 years ago, making trainers out of sustainable materials such as wool. ठीक है, we are dealing in sustainable material. क्या उसकी कॉस्ट में कोई डिफरेंस होता है? ज़्यादा होगी ना. अगर मैं नॉर्मल मटेरियल लेता हूँ तो शायद मुझे कॉस्ट कम पड़ती है, याद रखना. अगर मैं सस्टेनेबल मटेरियल लेता हूँ या मैं रिसाइक्लेबल मटेरियल लेता हूँ, जैसे अगर मैकडोनल्ड्स ब्राउन बैग्स यूज़ करता है, तो उसकी कॉस्ट, इनिशियली कॉस्ट आपको ज़्यादा लगती है. सही है, लेकिन फिर इसका क्या फ़ायदा होता है? If you are using the materials in a if you're using sustainable raw materials, if you're operating in a sustainable way, then उसका business को फायदा क्या है? What is the benefit of uh, using such material to an organization? Environment का तो चलो फायदा है, but हमारा क्या फायदा है as a business? Why would I want to use sustainable material? I might get it more at a more cost. क्यों इस तरह के sustainable? टू अवॉइड द अटेंशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स. चीपर नहीं होता, इट माइट बी मोर महंगा. याद रखना, शायद सस्टेनेबल और इस तरह की चीजें महंगी होती हैं, बट सबसे बड़ा इसके यू कैन अवॉइड द अटेंशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स बाय जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू आर ऑपरेटिंग इन अ प्रॉपर एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे. प्लस मार्केटिंग टूल होता है, आप उसको एज अ ब्रांडिंग टूल भी यूज कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि भाई हम बड़े अच्छे इंसान हैं. नेकी करके क्या करना होता है? नेकी करके दरिया में डालना होता है बिजनेस में. नेकी करके क्या करना होता है? मतलब अच्छाई अगर आप करते हैं तो क्या आप सिर्फ उसको दरिया में डाल शो ऑफ करना होता है? शो ऑफ करना होता है, नुकसान हो जाएगा. गुड. नेकी करके दरिया में डालोगे तो नुकसान हो जाएगा. तो फिर आपको थोड़ा शो ऑफ करना होता है, आपको अपने फेसबुक के कवर पेजेस अपलोड करने होते हैं, आपको लोगों को बताना होता है. अगर तुमने अभी रिसेंट किटकैट, कभी अब चलो खरीदना तुम लोग, देखना किटकैट की जो नई वाली पैकेजिंग है उसके ऊपर उन्होंने टॉप राइट पे ना छोटा सा sustainable or something like that. Well, they then used to market it, and they used to use it as a promotional tool. They tell the customers that we are such a good business, and if you buy a product from us, then you are indirectly supporting the environment. सही है, गुड. लीगल एक्शन से भी हम बच सकते हैं. गुड. One of ALB's objective is to protect the environment. As part of his research, Tom calculated some costs which he could use in his break-even analysis. An extract is shown in figure 2.1. ALB uses retailers to distribute its products. Uses the retailers to distribute its products. ये किस चैप्टर की तरफ या किस हेडिंग की तरफ आपको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? ALB uses retailers to distribute its products. गुड. यूनिट 3 की तरफ, जिसके अंदर मार्केटिंग मिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्लेस. प्लेस में आपने पढ़ा एक टर्म, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, वो प्रोडक्ट के बनने से लेके कस्टमर्स तक. जैसे अगर इफ आई वांट टू बाय इफ आई वांट टू बाय अ बॉटल ऑफ वाटर, एक्वाफीना खरीदना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? एक्वाफीना खरीदना है तो क्या मैं, एक्वाफीना इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेप्सी कंपनी, बट क्या मैं पेप्सी कंपनी की फैक्ट्री चला जाऊंगा एक्वाफीना की एक पानी की बॉटल खरीदने के लिए? नहीं, आई वॉन्ट गो टू द फैक्ट्री, आई जस्ट गो टू नियर बाय रिटेलर, और मैं वहां दुकान से जाके आई जस्ट बाय दैट पानी की बॉटल. है ना? यानी कि अगर पेप्सी जो है, पेप्सी कंपनी, दे नीड टू मेक श्योर दैट वो जो अपना प्रोडक्ट एक्वाफीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं, दे नीड टू मेक श्योर दैट दे शुड
देयर प्रोडक्ट शुड रीच टू दैट पॉइंट जहां पे कस्टमर का अगर दिल चाहता है कि यार मेरा भी दिल चाह रहा है कि मुझे एक्वाफिना की पानी की बोतल खरीदनी है, तो क्या मुझे कन्वीनियंटली मिल जानी चाहिए? यानी कि मैं कहीं भी नियर बाय शॉप पे जाऊं और अगर वो मुझे कहता है कि यार यहाँ पे ना पानी शॉर्ट, पानी खत्म हो गया बॉटल, तो व्हाट विल आई डू? एक्वाफिना का पानी अगर खत्म हो गया तो क्या मैं कहीं और दूर चला जाऊंगा पानी खरीदने के लिए? आई माइट बाय कोई और बॉटल, में कोई और दे दो यार, छोड़ो। बट क्या उससे पेप्सी कंपनी की सेल्स पे कोई हिट आएगा? पेप्सी कंपनी की सेल्स पे हिट आएगा बिकॉज द कस्टमर wanted to buy that product, but when the person is going to buy the product, he or she is not getting it. तो इससे क्या हमारी सेल्स पे कोई हिट आता है? मसला है ना। क्योंकि अगर हम, तो इसको कहते हैं, ये जो डिसीजंस होते हैं ना, कि हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू रीच फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कंज्यूमर, आर वी गोइंग टू यूज द रिटेलर्स इन बिटवीन, आर वी गोइंग टू सेल इट ऑनलाइन, आर वी गोइंग टू सेल इट, जैसे ये जो अभी पढ़ रहे हो तुम लोग, सही है, द प्रोड्यूसर इज डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द कंज्यूमर्स, यू गाइस आर द कंज्यूमर्स। तो अब ये भी एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी आर डूइंग इट, इसको कहते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग, या इसको हम ऑनलाइन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कोई मिडलमैन बीच में नहीं होता, कोई रिटेलर, कोई होलसेलर, कोई बीच में नहीं होता। इसने क्या बीच में इन्वॉल्व किया हुआ है, किसको? रिटेलर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। अच्छा, क्या रिटेलर्स, मुझे बताना है, अब तुम लोग का इनपुट चाहिए, क्या रिटेलर्स भी अपना कमीशन रखते होंगे? विल दे ऑल्सो बी कीपिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन, द रिटेलर्स? यस, दे विल ऑल्सो बी कीपिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप, गुड गुड, अगर हम खुद से बेचने की कोशिश करते और रिटेलर्स को बीच में नहीं लेकर आते, तो शायद बीच में मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो सकता था। व्हाट वी डू इज वी मेक द शूज, बेसिकली द स्नीकर्स, एंड देन वी सेल इट थ्रू द रिटेलर्स। वी डोंट सेल इट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, वी सेल इट टू द रिटेलर्स। इसकी अच्छी बात भी होती है, काफी फायदे भी होते हैं, कि अगर आप रिटेलर्स यूज करते हो तो रिटेलर्स को फिर शायद ज्यादा कस्टमर्स का एक्सेस होता है, उनका फाइनल कस्टमर्स के साथ डील करने का एक्सपीरियंस होता है। अब मेरा अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वट एवर शूज वी आर मेकिंग, बट वी आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद फाइनल कस्टमर्स के रिटेल आउटलेट्स में शेल्फ कैसे लगाने, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखना है, सेलमैन जो है वो कस्टमर या सेल्स वोमैन या सेल्समैन कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो सब जो चीजें होती हैं वो भी मैनेज करना होती हैं। बट इफ यू आर यूजिंग द रिटेलर्स, देन फिर वो हमारा हेडेक नहीं होगा, फिर हमें फाइनल कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करना, फिर हमें स्टॉक कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो सारी चीजें फिर रिटेलर देखेगा। लेकिन अगर मैं रिटेलर्स को यूज करता हूँ, ये पॉइंट सुनना, फिर देख रहा हूँ सवाल, कि अगर मैं फिर रिटेलर्स को यूज करता हूँ, तो रिटेलर्स विल बी कीपिंग देयर कमीशन इन बिटवीन, डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट फॉर फ्री। तो वो फिर मेरे लिए शायद मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो सकता है प्रॉब्ली। और एक और प्रॉब्लम ये कि जो रिटेलर्स होंगे, वो रिटेलर सिर्फ आपकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, दे माइट बी कीपिंग, वो सिर्फ एक्वाफीना पानी का बॉटल, पानी की बॉटल नहीं रखेंगे, वो बाकी सारे पानी की कंपनीज की बॉटल रखेंगे, क्योंकि वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो सबके लिए काम कर रहा है। रिटेलर विल बी स्टॉकिंग इन ऑल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सो वहां पे फिर कंपटीशन भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कि हमारी अपनी अगर रिटेल आउटलेट होती तो। समझ आए? और एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि जितना अगर हम बीच में मिडिल मैन, बीच में अगर रिटेलर्स को लेकर आते हैं, तो रिटेलर्स को यूज करने की वजह से मेरा, जैसे अगर, अब समझ आएगा, सुनना ही बात थोड़ी मुश्किल बात है, अगर एक्वाफीना जैसे पेप्सी कंपनी, इफ पेप्सी कंपनी वांट्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अस, अबाउट द फाइनल कस्टमर्स, देन इट्स क्वाइट टफ, क्योंकि पेप्सी कंपनी ने कभी हमसे तो इंटरेक्ट किया ही नहीं ना, हमने तो जाके रिटेलर्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट खरीदा। तो पेप्सी कंपनी को अगर अपने फाइनल कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, जो मार्केट रिसर्च में तुम लोगों ने पढ़ा है, तो वो फिर पेप्सी कंपनी के लिए मुश्किल होगा, एंड दे माइट हैव टू यूज अदर मेथड्स ऑफ market research if they want to get information about the customers, such as if they want to, they might have to use social media, they might have to use online platforms if they want to collect data, या फिर वो क्वेश्चनर्स कैरी आउट करें। और लेकिन अगर मैं कस्टमर, जैसे मेरी सिचुएशन में, बहुत ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन समझ आएगा, मेरी सिचुएशन में आई एम डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द फाइनल customers, the final consumers. If I want some information, I can directly ask, I can directly reach out. अपने ही मेरे, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता। जब मिडिल मैन नहीं होता, तो फिर एक बिजनेस का फाइनल कस्टमर के साथ अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो फिर वो डायरेक्ट इंटरेक्शन से
कस्टमर रिलेशंस पे आप काम कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को आप डील कर सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हो, समझ आए। बट द मोर मिडिल मैन यू प्लेस इन बिटवीन, देन द मोर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर। सही है, गुड। As yeah, Tom started ALB 5 years ago, making trainers out of sustainable materials such as wool. One of ALB's objectives is to protect the environment. As part of his research, Tom calculated some costs which he could use in his break-even analysis. An extract is shown in Figure 2.1. ALB uses retailers to distribute its products. Tom thinks a successful entrepreneur has to be a good manager. A successful entrepreneur has to be a good मैनेजर। अब ये कैसा सब पॉइंट है यार, मतलब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो इंसान जो रिस्क लेता है व्हेन बाय इन्वेस्टिंग इन द रिसोर्सेज इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस एक्टिविटी, उस इंसान को कहते हैं, उस रिस्क टेकर को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंड टॉम थिंक्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज टू बी अ गुड मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? मैनेजर वो इंसान होता है जो तुम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, 5 फंक्शंस होते हैं। A manager is a person who is basically in charge of managing a certain activity or a group of employees. जैसे एक टीचर इज ऑल्सो अ मैनेजर एक तरह से, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट देखता है, क्लास की मैनेजमेंट देखता है। मैनेजर इज द पर्सन हु इज एक्चुअली मैनेजिंग सम पीपल और द टास्क और अ डिपार्टमेंट। और मैनेज कर अच्छी अच्छी मैनेजमेंट चलाने के लिए कितने काम करने होते हैं? हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, या इसको यूं भी कह लो कि एक अच्छी तरह से अगर आप मैनेजमेंट बिजनेस की चलाना चाहते हो तो कितने काम करना होते हैं? 5। वेरी नाइस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये 5 अच्छी, यानी कि रट्टा भी लगा सकते हैं या यूं समझ भी सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी क्लास की मैनेजमेंट अच्छी चलाऊं या मैं अपनी टीचिंग मैनेजमेंट अच्छी चलाऊं, देन आई विल हैव टू परफॉर्म 5 मेन फंक्शंस। I'll have to make sure that I plan my classes properly. I keep my resources and myself organized so I can actually deliver well. Organized रखना जरूरी होता है ना, कि चीजें कितनी हो गई, कौन सा पेपर कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप चल रहा है, कौन सा बैच चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड रखना होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जब चीजें कोई आउट ऑफ ट्रैक हो जाए या कोई कुछ मसला हो जाए या कोर्स में अगर कुछ स्लो हो जाए या कोई ऐसा सीन हो, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई कीप द थिंग्स अंडर कंट्रोल बाय मेकिंग डिसीजंस, बाय यूजिंग द फोर्थ फंक्शन नोन एज कमांडिंग। कंट्रोलिंग, कमांडिंग का मतलब क्या होता है? कमांडिंग का मतलब होता है मेकिंग डिसीजंस, कमांड्स देना कि आपने प्लेलिस्ट देख लेना, ये वाला पेपर कर लेना, ये वाला इस दिन आ जाना, दैट्स कमांडिंग, जो डिसीजंस हो रहे होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग एंड द फिफ्थ फंक्शन ऑफ अच्छी मैनेजमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है माय कोऑर्डिनेशन विद माय स्टूडेंट्स, माय कोऑर्डिनेशन विद माय एम्प्लॉइज। जैसे अगर असिस्टेंट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है कि ये चीज फोटोकॉपी होगी, इस तरह से ये काम होगा, वट एवर द कम्युनिकेशन आर इन्वॉल्व। गुड, समझ आ गया। सही। तो ये कह रहे हैं टॉम थिंक्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज टू बी अ गुड मैनेजर। ये भी एक बड़ा डिबेटेबल सवाल है। ठीक है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो एक अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए, लेकिन हम इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, रख सकते हैं भाई बंदा, वो मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या सीन है? ये क्या डेटा दिया हुआ है मुझे? रिटेलर्स कॉस्ट्स 50%, मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट 5%, फिक्स्ड कॉस्ट इज 15% एंड वेरिएबल कॉस्ट्स आर 30%। ठीक है, ये समझ आया आपको? बार ग्राफ, यानी कि अगर हम कोई स्नीकर सेल करते हैं, लेट्स से अगर एक स्नीकर्स है जिसकी कॉस्ट है $500, महंगा वाला स्नीकर्स है, ठीक है भाई, और $500 का स्नीकर्स हम सेल करते हैं अगर, तो यूं समझ लो कि रिटेलर जो है उसमें से 250 का प्रॉफिट रखता है। हमारा जो प्रॉफिट है 5% है, यानी कि हम तो बहुत ही कम कमाते हैं यार, $25 हम कमाते हैं, हम क्योंकि मैन्युफैक्चरर है ना। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हो जाती है इसकी $500 की 15%, विच मीन्स 75। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, मैं सिर्फ परसेंटेजेस निकाल रहा हूँ।
ये रिटेलर का प्रॉफिट है, ये मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट है, और बाकी का जो 30% है दैट्स पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, विच मीन्स दैट $150 इज माई वेरिएबल कॉस्ट आउट ऑफ। द पॉइंट इज ये $500 कहीं दिया हुआ नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जितने का भी हम अपना स्नीकर या जो ट्रेनर शू है वो सेल करते हैं, उसका 50% जो है समझो रिटेलर का प्रॉफिट होता है। यानी कि मेन तो रिटेलर ही कमाता है, रिटेलर की जो कॉस्ट है बेसिकली। अब वो उसमें ज़ाहिर है प्रॉफिट सारा नहीं होगा उसमें, रिटेलर फिर अपनी स्टोरेज भी करता है और ट्रांसपोर्ट ट्रैवल वो सारी भी चीज़ें होती हैं। बट 250 रिटेलर का के पास चला जाता है चंक, 25 मेरा प्रॉफिट है, 75 मेरी फिक्स कॉस्ट है, और $150 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर ए पार्ट कह रहा है डिफाइन द टर्म वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं? वो सारे खर्चे जो मेरे विच चेंजेस विद द आउटपुट। वेरी नाइस, गुड। वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन करवा रहा हूँ, लिखो। थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे, सही है? गुड यार, वेरी नाइस। पार्टिसिपेट कर रहे हो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है। पता चल जाएगा वैसे कोई यहाँ पार्टिसिपेशन के दौरान कोई गलती होगी तो भी बता दूंगा, ताकि यू कैन करेक्ट योर सेल्फ। वेरिएबल कॉस्ट्स, वेरिएबल कॉस्ट्स आर ऑल द expenses with changes। राइटिंग स्पीड फास्ट रखेंगे, सही है? वेरिएबल कॉस्ट्स आर ऑल द expenses, गुड, which changes with the level of output, with the level of output produced, such as with the level of output produced, such as good, raw material, wages, etc. एंड अगर हम चाहते हैं कि, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो बहुत ही लेवल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एन एग्जाम्पल याद रखना वेरिएबल कॉस्ट की, अगर एग्जाम्पल आप लोग देते हो तो एक आप हमेशा रॉ मटेरियल, और सेकंड अगर एग्जाम्पल कल को कुछ लिखना हो तो फिर वो वेजेस, डायरेक्ट वेजेस होती हैं, वो लिख सकते हो। यूटिलिटी कॉस्ट जो है ना वो वेरिएबल नहीं होती है। यूटिलिटी में ये होता है कि उसमें कुछ फिक्स्ड का एलिमेंट होता है और कुछ वेरिएबल का भी एलिमेंट होता है। तो यूटिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज सेमी वेरिएबल कहते हैं, तो यूटिलिटीज नहीं लिखना। और लेबर कॉस्ट में भी वेजेस लिखना, अगर कल को एग्जाम्पल आपको देनी हो वेरिएबल कॉस्ट की कोई और। फिक्स्ड कॉस्ट की देनी हो तो सैलरी दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट दे सकते हैं। बट वेरिएबल के अंदर यूटिलिटीज की एग्जांपल नहीं लिखना प्लीज, सही है? आइडेंटिफाई टू लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। व्हाट आर द टू मेन लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, कोई बता सकता है? वेरी नाइस, इट अज्यूम्स दैट द सेलिंग प्राइसेस रिमेन्स अनचेंज्ड। वेरी नाइस पॉइंट, क्या बात है। इट अज्यूम्स that the selling prices remain same throughout. It assumes that और limitation two, और क्या limitations है? It assumes that it assumes that the entire output produced, that the entire output produced is sold and there is no inventory. ये इसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि यहाँ पे कोई इन्वेंट्री की अजम्पशन को कंसिडर ही नहीं किया जाता, जीरो इन्वेंट्री पे कंसिडर किया जाता है। गुड, विच इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, बिकॉज देयर मस्ट बी सम अनसोल्ड स्टॉक्स जो कि आपको अकाउंट फॉर करना चाहिए होता है। लेकिन ब्रेक इवन अगर याद है तो ब्रेक इवन के अंदर हम इन्वेंट्री को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते थे, विच इज अ प्रॉब्लम। तो ये वैसे एक और भी प्रॉब्लम होता है, इट अज्यूम्स दैट दैट ऑल द कॉस्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। ये वैसे दो हो गए पॉइंट, सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट भी हमेशा सेम है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट माइट आल्सो
चेंज जरूरी थोड़ी है कि जितने का आपको पहला पर यूनिट, अगर 10 रुपीज की पर यूनिट कॉस्ट है तो हर सिचुएशन में 10 रुपीज, मतलब आपको कभी डिस्काउंट नहीं मिलता, आपको कभी कोई कोई एफिशिएंसी नहीं होती है, कुछ भी कभी नहीं होता. Practically that's not true. The fixed cost and the variable cost both can change due to certain situations, which is also not considered in break even analysis. सही है. पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी, अब तुम लोग बताओ ये पॉइंट्स मुझे जरा. Outline two possible advantages to ALB of using retailers to distribute its products. Outline two possible advantages to ALB of using retailers to distribute its products. What are the two possible advantages? Access to large number of customers. बहुत सारे कस्टमर्स को हमारा एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि अब हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, बट रिटेलर्स जो हैं वो जगह जगह आउटलेट रख सकते हैं. और और क्या फायदा होगा अगर मैं रिटेलर के थ्रू यूज करता हूँ? चीपर, अगर मैं खुद सेल करता रादर देन के मैं रिटेलर्स यूज कर रहा हूँ, लेस वर्कलोड. दैट्स ऑल्सो अ बहुत ही अच्छा पॉइंट. एडमिन, इसको कहते हैं लेस एडमिन वर्क, क्योंकि उसमें आप रिटेलर्स को जब आप अपना स्टॉक दे दोगे तो फिर आपको फाइनल कस्टमर से डील नहीं करना, उसका जो पेपर वर्क है, उसकी मेंटेनेंस है, वो जो सारा काम होगा बीच में, वो सारा फिर रिटेलर आपका संभाल लेगा. तो दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस. एंड एक और बहुत अच्छा, स्टोरेज या स्टॉक होल्डिंग इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आप एक ही साथ अपना स्टॉक रिटेलर को दे दोगे तो फिर आपका अपना जो है पीछे जो आपकी अपनी स्टोरेज स्पेस है वो आप उसको बेहतर यूज कर सकते हो, बल्क में सेल कर सकते हो और फिर एक साथ अपनी जान छुड़ा सकते हो इन्वेंट्री से. गुड. अब मुझे वो पॉइंट लिखना है जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकूं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द राइट पॉइंट, द मेन थिंग इज कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन में कितना लेवल देते हो. सही है. 4 मार्क का अगर क्वेश्चन होगा पेपर 1 में, तो हाउ मेनी एप्लीकेशंस एटलीस्ट एक होती है. हम कम से कम 2 करेंगे, कोशिश 2 ही करेंगे, लेकिन कम से कम एक दफा तो आपको एप्लीकेशन करना होता है. और एप्लीकेशन का मतलब होता है दैट सम हाउ आई शुड बी यूजिंग सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम दिस केस, किसी भी तरह से, जैसे 5 years, स्नीकर्स, वुल, एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. समझ आए? ये जो वर्ड्स हैं इसमें से किसी ना किसी तरह एटलीस्ट एक दफा, हम कोशिश करेंगे कि 2 दफा हो, लेकिन एटलीस्ट. अच्छा एक और, क्या ये टॉम जो है, टॉम, इफ आई राइट अबाउट टॉम, द नेम ऑफ द कैरेक्टर, तो क्या टॉम का नाम लिखना एप्लीकेशन काउंट हो जाएगा? टॉम अगर मैं लिखता हूँ, लिखूंगा ऑब्वियसली अपने आंसर में कहीं ना कहीं, टॉम जो मेन कैरेक्टर का नाम है या जो कंपनी का नाम है ALB, क्या ये लिखने से मुझे एप्लीकेशन मार्क्स काउंट करूंगा? नो. गुड. आई विल नॉट काउंट. ठीक है, सर वापस सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि सब क्लियर हो कि मेन कैरेक्टर का नाम और जो मेन कंपनी का नाम है वो आप लिखोगे अपने आंसर्स में. डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट गोइंग टू राइट इट, बट यू आर नॉट गोइंग टू काउंट इट एज एन एप्लीकेशन मार्क. लेट एग्जामिनर काउंट इफ द एग्जामिनर वांट्स टू, बट हम अपने डिक्शनरी में रखेंगे कि हमें इसको एप्लीकेशन मार्क्स काउंट नहीं करना है. सही है. Outline two possible advantages of using retailers. लिखवा रहा हूँ, लिखो. ALB might get access to ALB might get access to variety of new customers. ALB, हाँ मैं करता हूँ एक सेकेंड. ALB might get access to variety of new customers for its sneakers. Full stop के बाद, as retailers might have a larger reach, so this can help Tom to maximize. This can help Tom. क्या लिखा है? ALB might get access to variety of new customers for its sneakers, as retailers might have a larger reach. Reach का मतलब होता है कि वो ज्यादा जगहों पे काम कर रहे होते हैं, ज्यादा लोगों का एक्सेस होता है. As retailers might have a larger reach, so this can help Tom to maximize the sales revenue from the sale of shoes. Yeah, from the sale of this
from the sale of their product. From the sale of their product. सही है. सेकंड हम लिख सकते हैं लेस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, विच मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम रिटेलर्स यूज करते हैं, अगर हमने रिटेलर्स यूज ना किए होते तो फिर हमारी अपनी खुद की आउटलेट्स होती हैं, हम अपना खुद के जैसे स्टोर्स बनाते हैं जहाँ पे कस्टमर आके स्नीकर्स खरीदें, जैसे स्केचर्स वगैरह. तो फिर इफ आई एम यूजिंग द रिटेलर्स, देन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ डीलिंग विद कस्टमर्स, के कैशियर होगा, कोई बंदा आएगा, डिस्प्ले दिखाएगा, सेलमैन होगा, उसको देखना होगा, उसकी फाइलिंग, पेपर वर्क, आउटलेट मेंटेन करना, वो जो आउटलेट मेंटेनेंस का काम है, उसकी कॉस्ट है, वो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो फिर हमें नहीं करना होगा, वो सारा काम फिर रिटेलर करेगा. उसकी जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर देखे, उसकी जिम्मेदारी है वो कैशियर का काम संभाले, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आउटलेट्स मेंटेन करे. तो वो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो भी फिर रिटेलर का होगा, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग retailer to distribute its products. और सेकंड स्टॉक होल्डिंग वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं. ALB might be able to minimize the problems related to ALB might be able to minimize the problems related to inventory storage, such as wool. This is because stock can be sold. This is because the stock can be sold in large quantities, which can free up the space and costs of inventory for ALB. या भी यूं भी लिख सकते हैं that they can use the space for some alternate purpose, they can cut down on their storage costs, कुछ भी. एप्लीकेशन देख रहे हो किस तरह से एप्लीकेशन हो रहा है, स्नीकर्स, वूल, दीज आर द एप्लीकेशंस. वी हैव टू डू एटलीस्ट वंस, बट हम कोशिश करेंगे कि 2 दफा तो हम कर दें. Explain one advantage and one disadvantage to ALB of trying to protect the environment. Explain one advantage and one disadvantage to ALB of trying to protect the environment. So advantage, मार्केटिंग टूल के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, वेरी नाइस. और प्राइसेस अच्छी चार्ज कर सकते हैं, रेपुटेशन मेंटेन कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स की अटेंशन से बच सकते हैं, बहुत फायदे हो सकते हैं. लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि ब्रांड इमेज इंप्रूव हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर इट्स मोर कॉस्टली टू ऑपरेट इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे, बिकॉज यू माइट नीड दोज एनवायरमेंट फ्रेंडली मशीन्स, कैन अवॉइड द अटेंशन ऑफ, ये तो एडवांटेज हो जाएगा. फिर इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपको अपनी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा चार्ज करना पड़े टू कवर अप फॉर दोज कॉस्ट. एंड इफ़ यू चार्ज हाई प्राइसेस देन यू माइट गेट लेस कंपेटिटिव इन द मार्केट, बिकॉज अगर कंपेटिटर्स बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हो सकता है कि फिर हमारे लिए कस्टमर्स को रिटेन करना या अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा, बिकॉज इफ द कस्टमर्स आर मेनली कंसर्न अबाउट सस्ता प्रोडक्ट, तो फिर ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो सकता है. सही है, गुड गुड. मैं लिखवाता हूँ, लिखो एडवांटेज, थोड़ा राइटिंग स्पीड फास्ट रखेंगे प्लीज, ठीक है. ऑपरेटिंग in environment friendly manner operating in environmentally friendly manner can be used as a marketing tool for ALB. Can be used as a marketing tool for ALB. Explanation is of 2 marks, huh? And whenever explanation is of 2 marks, so I need to think of 2 things.
I need to think of what do you mean by this statement? What do you mean that it can be used as a marketing tool? And then I have to think about why this point is an answer to this question. Okay, I need to think of two things when I'm writing a two market explanation along with application, obviously, but I need to think, what do you mean by marketing tool? How can it be used as a marketing tool? And if it can be used as a marketing tool, then what are the benefits of this for the business? As the customer awareness is increasing, as the customer awareness is increasing, they might highly value, they might highly value the sneakers which uses sustainable material. As the customer awareness is increasing, they might highly value the sneakers which uses sustainable material. And this can help ALB to improve their brand image, and differentiate from other competitors in the market. Operating or disadvantage. प्रॉब्लम क्या होता है कि महंगा होता है. मेन लिखने के लिए नहीं लिख रहे हो आप, ये सीखने के लिए लिख रहे हो कि दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट फॉर द नेक्स्ट टाइम. सही है, नेक्स्ट टाइम लिख सको इसके लिए लिखवा रहा हूं पूरा. ऑपरेटिंग इन environment friendly way can be more costly. देखो वन वर्ड भी नहीं लिख रहा, पूरा सेंटेंस. Operating in environment friendly way can be more costly for ALB. और why would it be more costly? बताओ, कोई बता सकता है? Why would it be more costly for ALB? Why? Like what makes it more expensive to operate in an environmental friendly way? Why is it so expensive? क्या ऐसा करना होता है कि पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं? सप्लाईज आपको मुश्किल से मिलती हैं. एप्लीकेशन अगर कोई पार्ट, हाँ बिल्कुल, अगर पार्ट सी में की है तो फिर वो पार्ट डी में अगर वापस करते हो तो वो रिपीट हो सकता है, मसला नहीं है. सप्लाईज आपको मुश्किल से मिलेंगी. मशीन्स वगैरह गुड, आपको बहुत महंगी परचेज करनी पड़ती हैं इफ यू आर ऑपरेटिंग इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे. वूल अगर आप यूज करते हो तो वो रिसाइकल्ड होता है, वो महंगा होता है. गुड, वेरी नाइस. कम कम बच्चे पार्टिसिपेट करे हो, सब क्या करो, पता चलेगा गलतियां. एक्सप्लेनेशन. इट माइट बी more expensive to buy eco-friendly machines. It might be more expensive to buy eco-friendly machines or to purchase, or suppliers may not be easily available. Which can increase costs. Which can increase raw material महंगा मिलेगा, wool महंगा मिलेगा, ये भी लिख सकते हैं. Good. Which may not be easily available can increase costs. This can increase operating expenses, and that might be the reason
of high fixed costs of, कितनी फिक्स कॉस्ट है हमारी, बहुत ज्यादा थी ना, फिक्स कॉस्ट नहीं है, हाई फिक्स कॉस्ट ऑफ, फिक्स कॉस्ट कितना परसेंट है हमारी, देखो मैं परसेंटेजेस भी यूज कर सकता हूँ, 15%, and which might be the reason of high fixed costs of 15%, लिख लो चलो एक सेकंड, of 15% and variable costs of 30%. Fixed cost of 15% and variable cost of 30%. Okay, last part E. Do you think a successful entrepreneur has to be a good manager? Justify your answer. Do you think a successful entrepreneur has to be a good manager? Justify your answer. 6 marks. And do we need to write a one-sided or a two-sided answer? What do you think? सिर्फ हम ये लिख लें कि हाँ यार बिल्कुल मैनेजर होना चाहिए, थोड़ा दोनों साइड्स हम बताएंगे, टू साइडेड करेंगे, गुड। थोड़ा सा हम फेवर में भी बताएंगे कि हाँ यार एक अच्छे अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, यूं भी लिख सकते हैं। फिर एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, हम ये भी लिख सकते हैं। और फिर हमें अपना ओपिनियन देना होगा दैट व्हाट डू यू थिंक, दैट वेदर, क्या कहते हो वैसे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज टू बी अ गुड मैनेजर, यस और नो। वैसे यस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं, लेकिन यस सपोर्ट कैसे करोगे भाई, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ये भी कर सकता है कि वो थोड़े पैसे लगा के बंदा रख ले, हो सकता है, लेकिन आई थिंक एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू control all the activities if he or she wants to be successful. But if an entrepreneur is a very smart entrepreneur, then what he or she can do, they can also recruit someone for good management. They can hire the best management of the entire universe if they are really rich. समझ आए? ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है ना वो रिस्क टेकर होता है, वो इनोवेटिव बंदा होता है, वो डिटर्मिन्ड बंदा होता है जो सबको लेके चलता है और वो रिस्क लेके बैठा होता है। और उसको फिर ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, उसको फिर फोकस चाहिए होता है, उसको वो पढ़ा है तुम लोगों ने, एबिलिटी टू बाउंस बैक चाहिए होता है इफ ही और शी फेसेस अ टफ टाइम। एंटरप्रेन्योर वो रिस्क टेकिंग और वो इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंडसेट होता है। मैनेजर वो इंसान होता है जो फिर उन चीजों को लेके चलता है, उसके डिसीशंस, एंटरप्रेन्योर के डिसीशंस को सही से इम्प्लीमेंट करवाने का काम कर सकता है, लोगों को कंट्रोल करने का काम कर सकता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, प्लान कर सकता है, वो मैनेजर का काम होता है। एंड इट्स गुड इफ एन एंटरप्रेन्योर इज अ गुड मैनेजर, इट्स वेरी गुड ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, आई बिलीव इट्स नॉट मैंडेटरी कि अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत ही अच्छा मैनेजर होना पड़ेगा। भाई हर बंदे की अपनी स्किल्स हो सकती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिस्क टेकर्स और क्रिएटिव होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड इन मैनेजमेंट, देर आर पीपल लाइक दैट। सही, तो हाँ बेहतर होगा कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर मैनेजर हो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी थिंग बेसिकली। सही है। हाँ ये भी एक पॉइंट अच्छा है कि अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर अच्छा मैनेजर नहीं होगा तो फिर वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कैसे करेगा, ये भी बहुत अच्छे पॉइंट है। समझ आ गया, लेकिन कुछ ही साइड भी जा सकते हैं। और ये इतना जनरल अगर सवाल होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन है, और इट्स अ वेरी देखो इसमें ना उसने एबीएल, क्या कंपनी का नाम था, एएलबी जो भी, ना इसने टॉम का नाम लिया है ना कंपनी का नाम लिया है, बस जनरल सा क्वेश्चन कर दिया है। आजकल जो लेटेस्ट पेपर्स है ना उसमें कभी कभी इस तरह के 6 मार्कर क्वेश्चंस बहुत जनरल आ जाते हैं, और हम फिर भी एप्लीकेशन थोड़ी बहुत कर देंगे, लेकिन अगर वैसे तो नहीं कर ही देंगे एप्लीकेशन, लेकिन अगर इतना जनरल क्वेश्चन जिसमें उसने केस का नाम ही नहीं लिया, तो वो मार्किंग स्कीम मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी मेरे पास मार्किंग स्कीम भी है, उसमें लिखा होता है कि नो, देखो इसमें ना एप्लीकेशन मार्क्स हटा देता है, कभी कभी बहुत रेयर होता है, हम कर देंगे फिर भी सेफ साइड रहने के लिए, कोई ये नहीं सोचना, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि ई पार्ट्स आजकल कुछ इतने जनरल आ रहे हैं जिसमें कोई एप्लीकेशन मार्क्स ही नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं फिर वो, तो इट्स स्टिल ओके, बट वी कैन स्टिल डू इट। बट फिर उसमें एप्लीकेशन मार्क्स को काउंट नहीं करा तो ना करे, लेकिन हो सकता है कि ऐसा आ जाए बिल्कुल जनरल सा। सही है। एन entrepreneur, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो थोड़ा सा, राइटिंग स्पीड फास्ट, शाबाश। एन entrepreneur is a risk taking is a risk taker who takes the decision who takes the decision to combine the factors of production
who combines the factors of production to start a new venture. An entrepreneur is a risk taker who takes the decision to combine the factors of production to start a new venture. They should be innovative enough and determined they should be innovative enough and determined to ensure they should be innovative enough and determined to ensure that the business can be made successful. However, a manager will be responsible. A manager will be responsible to implement and implement the decisions of senior management. However, a manager will be responsible to implement the decisions of senior management. This will require significant planning of resources, such as the use of wool for manufacturing sneakers. This will require significant planning of resources, such as the use of wool for manufacturing sneakers. Overall, if an entrepreneur is a good manager, then it's an added quality. But I think it is not mandatory for a successful entrepreneur as they can also decide to recruit best staff for effective management. Overall, if an entrepreneur is a good manager, then it is an added quality, but I think it is not mandatory for a successful entrepreneur, as they can also decide to recruit the best staff for effective management. ये मैंने लिखवाया इसलिए है ताकि पूरा तरीका समझ आ जाए. एप्लीकेशन ऐसे क्वेश्चन के अंदर वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि कर ही दें किसी तरह, लेकिन अगर इतना जनरल क्वेश्चन है जिसमें ना मेन कैरेक्टर का नाम है, जिसमें ना कोई प्रोडक्ट का नाम है, जिसमें ना कुछ केस से रेफरेंस है, तो फिर मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ है कि उसमें आपको एप्लीकेशन मार्क्स की जरूरत नहीं है. हम फिर भी लिख देंगे कोशिश करके, लेकिन फिर वो एग्जाम में ना मिल रहा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, थोड़ा जनरल अगर हो जाए तो. लेकिन दैट्स हाउ यू राइट अ 6 मार्कर क्वेश्चन. कंप्लीट हो गया, ये कॉपी कर लें प्लीज़.